शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम था, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार बेटा। यस, आते चले जाओ। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज मैं आपके सामने काफी दिनों बाद उपस्थित हुई हूं, उसके लिए क्षमा चाहती हूं, लेकिन एक खुशखबरी के साथ उपस्थित हुई हूं। जी हां, जबरदस्त खुशखबरी है, आपके लिए ही है। और खुशखबरी क्या है बेटा, पिछले कई समय से आप मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, दबाव से गुजर रहे थे। आपको कई बार लगता था कि सीट्स बहुत कम है, पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं। तो बेटा खुशखबरी यह है कि शिक्षक ग्रेड 2 के पदों में बढ़ोतरी हो गई है। यस, आज ही ये न्यूज आई है, आज ही ये न्यूज आई है और आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी है ये बेटा, जबरदस्त खुशखबरी। देखिए, पहले आपको पता ही है कि विज्ञापन जारी हुआ था कब, 2025 में, ठीक है, 7वें महीने में 2025 में। उस समय पदों की संख्या केवल कितनी थी? 6,500 पदों की संख्या थी। लेकिन अब आज जो विज्ञापन आया है, आज 25 तारीख जून, आज जो विज्ञापन आया है, इसमें पदों में बढ़ोतरी हो गई है। 4,037 पदों की बढ़ोतरी और हो गई है, यानी अब कुल पद आपके हो गए हैं 10,537। यस, 10,537 पद अब आपके सामने है। झूम उठिए खुशी से, क्योंकि अब आपका कंपटीशन उतना भारी नहीं रहा जितना भारी पहले था। कंपटीशन का दबाव कम हुआ है बेटा, और आपकी मेहनत को पूरा न्याय मिलेगा। आपके माता पिता का सपना सच होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं, बिल्कुल। तो बेटा अब सोने का समय नहीं है, ढीले पड़ने का समय नहीं है, क्योंकि ये मानिए कि ईश्वर का ही इशारा है, पदों की संख्या बढ़ गई है। उठ जाओ, बिल्कुल कमर कस लो और अपनी जिंदगी की बेहतरीन तैयारी में जुट जाओ बेटा। इस बार बाजी मारनी है, इस बार आपको सीट लेनी है। तो जितने भी विद्यार्थी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने हथियार डाल दिए थे कि नहीं पता नहीं हमारा सिलेक्शन हो गया नहीं, कंपटीशन बहुत टफ है, तो आप किताबें वापस उठा लो, तैयारी में जुट जाओ। हाँ, बहुत कम दिन है, लेकिन आपको रिवीजन ही तो करना है। तो बेटा बिल्कुल सरकार ने आपकी सुन ली है। जो दिन रात एक करके पढ़ रहे थे, उनके लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, और अब पदों की संख्या हो गई थे 10,537 पद अब हो गए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, अच्छी खुशखबरी है। और अब बिल्कुल सकारात्मक सोच रख लीजिए कि अब तो सिलेक्शन होगा ना। पूरा जो ब्यौरा है आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने पदों की वृद्धि हुई है। मेरा कहना तो ये कि देखने की जरूरत ही नहीं है, पदों में वृद्धि हुई है, आपको केवल एक पद चाहिए, है ना। किसी में 50 पदों की वृद्धि हुई होगी, किसी में 102 की हुई होगी, किसी में 113 की हुई होगी, किसी में केवल 10 पदों की वृद्धि हुई होगी, लेकिन वृद्धि हुई है। एक बात ध्यान रखिए, इसलिए ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो पदों में वृद्धि हुई है, पढ़ाई में जुट जाओ, समय कम है, ठीक है, समय कम है, पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए है। और अब तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, है ना, इतने दिनों बाद आई हूं लेकिन खुशखबरी के साथ आई हूं। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में इतनी, ठीक है। अब हम चले आगे बिना देरी किए। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूं मैं इस क्लास में। कौन सी क्लास में? इस क्लास में, महा रिवीजन क्लास। बिल्कुल काफी दिनों का गैप हो गया है, मैं मानती हूं, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत सारी कुछ जीवन में व्यस्तताएं होती हैं बेटा, उसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग पढ़ाई में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो बस ये जो गैप हुआ है, इस गैप को भूल जाइए और मेरे साथ दोगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को फटाफट और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम चल देते हैं अपनी क्लास की ओर। सभी रेडी हैं, सभी तैयार हैं। अपनी जो क्लासेस होंगी बेटा वो इस तरीके से होंगी। शेड्यूल पूरा देख लीजिए, शेड्यूल पूरा देख लीजिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, सारे टॉपिक का मैं बिल्कुल अच्छा रिवीजन आपको करवा दूंगी।
आज की जो क्लास है, ये क्लास कौन से टॉपिक्स को लेकर है? शिक्षा, मनोविज्ञान व समग्र विकास। आज मैं आपको क्वेश्चन हल करवाने वाली हूं शिक्षा, मनोविज्ञान और समग्र विकास के। नेक्स्ट क्लास मेरी होगी 28 जून यानी रविवार को, वही टाइम रहेगा सेम 8 बजे। और 28 जून को जो क्लास होने वाली है, टॉपिक रहेगा अधिगम व अभिप्रेरणा। ठीक है, अधिगम व अभिप्रेरणा। डेट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, मिस मत करना एक भी क्लास। फिर होगी 1 जुलाई को क्लास मेरी, 1 जुलाई बुधवार को क्लास होगी वही 8 बजे। टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व, समायोजन व बुद्धि। बुद्धि में ही संवेगात्मक बुद्धि भी हम पढ़ लेंगे, व्यक्तित्व, समायोजन व बुद्धि। फिर 4 जुलाई को क्लास होगी, शनिवार 4 जुलाई को क्लास होगी 8 बजे। टॉपिक रहेगा सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, समावेशी शिक्षा व 21वीं सदी के कौशल। 4 क्लास महा रिवीजन की होगी और उसके बाद महा मैराथन क्लास होगी एक। महा मैराथन क्लास कब होगी? 8 जुलाई को होगी, बुधवार। ठीक है, 8 जुलाई को वही 8 बजे इसी चैनल पर मेरे ही द्वारा ये सारी क्लासेस ली जाएंगी। तो बेटा इस शेड्यूल को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नोट कर लिया सभी ने? यस, चलिए क्वेश्चन को हल करने की ओर चलेंगे। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। ठीक है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। ठीक है, इतिहास बहुत छोटा, ये परिभाषा किसने दी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एबिंगहास, प्लेटो, पोम्पोनोजी, विलियम वुंट, किसके द्वारा दी गई है ये परिभाषा? बताइए। यस यस यस, आंसर तेजी से आनी चाहिए बेटा, तेजी से आंसर आने चाहिए। किसने दी है परिभाषा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा, ये परिभाषा एबिंगहास के द्वारा दी गई है। समझ भी लीजिए, हमें केवल क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देने हैं, पूरे कंटेंट को समझते हुए चलना है बेटा। ठीक है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। अतीत प्रारंभ हो जाता है 400 ईसा पूर्व से। 400 ईसा पूर्व जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था और उस शाखा का नाम था क्या? मनादर्शन। मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया था। जबकि इतिहास की हम बात करें तो इतिहास की हम बात करें तो इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, 1590 से। 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है बेटा? सिंपली ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है। किसने कहा? एबिंगहास। फिर मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास किया गया। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा सबसे पहले माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा शब्द का स्पष्ट स्वरूप क्लियर नहीं होने के कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा माना गया था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। बाद में यह परिभाषा भी क्या हो गई थी? अमान्य। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट व विलियम जेम्स के द्वारा माना गया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 20वीं शताब्दी में माना गया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। क्लियर? चलो, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसने की? जल्दी से बता दिए। मैकडोगल, वॉटसन, विलियम वुंट, फ्रायड। यस 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 यस, फटाफट जल्दी से आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर। वेरी गुड, यस, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर सिंपली ध्यान दें, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। मनोविज्ञान का आधुनिक काल भी 1879 से माना जाता है। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछ लिए जाए तो क्या बताओगे? विलियम वुंट। क्या बताओगे बेटा? विलियम वुंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की
सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। वर्णन और व्याख्या करता है, यह परिभाषा दी गई। बेटा ध्यान दें, कई बार परिभाषा आपके सामने आती है, जरूरी तो नहीं है कि आपको सारी परिभाषा याद हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन परिभाषा को ध्यान से देखने की कोशिश करना। उसमें जरूर कोई ऐसा शब्द आपको दिखाई देगा जो आपको आंसर की ओर ले जाएगा। देखिए, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। चेतना का विज्ञान किसने माना था? विलियम जेम्स, पोम्पोनोजी, प्लेटो, वॉटसन। यस, वेरी गुड, विलियम जेम्स। आंसर क्या आएगा? विलियम जेम्स। चेतना शब्द से हम आंसर पर पहुंच गए हैं। यह भी एक आंसर देने का क्या होता है? तरीका होता है। आगे चलते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आंदोलन का सूत्रपात। शिक्षा में की जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए। शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए, इस बात का सूत्रपात करने वाले कौन थे? बताइए। रूसो, थॉर्नडाइक, प्लेटो, अरस्तु। क्या आंसर आएगा? जल्दी से जवाब दें, क्या आंसर आएगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आंदोलन का सूत्रपात किसने किया बेटा? रूसो ने किया। रूसो ने कहा था, क्या कहा था? कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये बात किसने कही थी? रूसो ने। ये जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, या कह दो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक, ठीक है। लेकिन शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया है? रूसो ने। रूसो ने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है। ध्यान दें, बहुत ध्यान दें प्रश्न पर। जब प्रश्न आप पढ़े तो सबसे पहली बात, केवल एक बार प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, कम से भी कम 2 बार प्रश्न पढ़ेंगे। अंत में जरूर देखेंगे क्या है, नहीं है, सत्य लिखा है, असत्य लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इस बात पर जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त अप्लाइड ब्रांच है। क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान को एक अनुप्रयुक्त विज्ञान माना गया है क्योंकि यह मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग बच्चों को सिखाने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यावहारिक रूप में करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? अनुप्रयुक्त, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत है। कार्य क्षेत्र, स्कोप की चर्चा भी हम करते हैं, ये टॉपिक भी आपके है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्येता यानी बालक की बात होती है, सीखने की प्रक्रिया की बात होती है, सीखने की परिस्थिति की बात होती है, मापन मूल्यांकन की बात होती है, निर्देशन मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है। तो बिल्कुल कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। शिक्षा मनोविज्ञान के विकसित, गलत, विकसित सकारात्मक विज्ञान, सकारात्मक तो है लेकिन विकसित नहीं, विकासशील है। ध्यान देना, शिक्षा विज्ञान विकसित नहीं है, क्या है? विकासशील। विकासशील विज्ञान है जिसमें समय अनुसार विषय वस्तु परिष्कृत होती रहती है। तो सही नहीं है कौन सा? ये, क्योंकि नंबर 4 है शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विकसित नहीं है। कैसा है शिक्षा मनोविज्ञान? विकासशील विज्ञान है। क्लियर है? चलो आगे। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, बताइए किसने कहा? स्किनर, पील, कुप्पुस्वामी, क्रो एवं क्रो। किसने कहा है? यस, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, किसने कहा है? स्किनर।
इसके अलावा स्किनर ने और भी परिभाषाएं दी हैं। स्किनर ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ये परिभाषा भी किसने दी? स्किनर। स्किनर ने परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ये परिभाषा भी किसने दी है? स्किनर। पील ने परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जो फेमस परिभाषा वही बता रही हूं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसने कहा? पील ने। कुप्पुस्वामी ने बिल्कुल परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ठीक है, ये किसने कहा? कुप्पुस्वामी ने। क्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। ये बात किसने कही है? क्रो एवं क्रो। यह शिक्षा विज्ञान के संदर्भ में ये फेमस परिभाषाएं हैं जो सिंपली आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। प्रकृति, ठीक है, प्रकृति बिल्कुल आपने पढ़ी होगी, प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक सैद्धांतिक विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व्यावहारिक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। कौन सा सही नहीं है बताइए? क्या आंसर होगा? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? यस, हाँ बेटा, शिक्षा मनोविज्ञान एक सैद्धांतिक विषय है, सही है, लेकिन ध्यान देना शिक्षा मनोविज्ञान पूरी तरह से सैद्धांतिक नहीं है। यह अनुप्रयुक्त और व्यावहारिक विज्ञान भी है। पूरी तरह सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान सैद्धांतिक है, सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व्यावहारिक है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान है, ये सही नहीं है। नियामक विज्ञान क्या होता है बेटा? नियामक विज्ञान वह होता है जो क्या होना चाहिए पर फोकस करता है, आदर्शों पर फोकस करता है। जबकि विधायक विज्ञान, जिसे हम सकारात्मक भी कहते हैं, विधायक विज्ञान क्या है पर फोकस करता है। ठीक है, नियामक तो किस पर फोकस करता है? क्या होना चाहिए। ठीक है, जबकि विधायक किस पर फोकस करता है? क्या है। विधायक विज्ञान आदर्शों के बजाय तथ्यों पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? तथ्यों पर फोकस करता है, ये ध्यान देना। तो नियामक विज्ञान है, ये सही नहीं है। आंसर आएगा नंबर 3। चलो आगे, कथन वाला है क्वेश्चन। शिक्षा विज्ञान केवल सैद्धांतिक विषय। अब देखिए, केवल वर्ड आ गया कि केवल सैद्धांतिक विषय, तो ये बात तो सही नहीं है। केवल सैद्धांतिक नहीं है, व्यावहारिक भी है, अनुप्रयुक्त भी है। तो केवल सैद्धांतिक विषय है, ये कथन गलत है। इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण, मूल्यांकन, निर्देशन में किया जाता है, ये कथन सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ए गलत है, आर सही है। नंबर 4। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक स्वयं को भी जान सकता है कि मैं क्या हूं, मैं कैसा टीचर हूं, मैं बच्चों के प्रति कौन सी प्रणाली अपनाता हूं, प्रेम सहानुभूति से पेश आता हूं या दंडात्मक प्रणाली अपनाता हूं। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति रुचि, मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। यह अध्यापकों के विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों और असफलता को नजरअंदाज करता है, नहीं, ये सही नहीं है। नजरअंदाज नहीं करता भाई, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है कि एक शिक्षक विद्यार्थी की कमजोरियों को जान सके, उसकी असफलताओं को जान सके, उसकी आवश्यकताओं को जान सके, नजरअंदाज नहीं करता है। इसलिए आंसर आएगा यहां पर नंबर 4। चलते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए हैं। देखिए,
बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना। बिल्कुल, जिस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझता है कि किस किस अवस्था में बालक की क्या क्या विशेषताएं होती है। बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना। बिल्कुल सही। समूह गत्यात्मकता से क्या तात्पर्य होता है बेटा? समूह गत्यात्मकता क्या तात्पर्य है? समूह गत्यात्मकता का तात्पर्य है कि समूह के अंतर्गत आपसी संबंध कैसे हैं, समूह कार्य किस प्रकार से करता है। तो समूह गत्यात्मकता। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। सभी सही है, यानी आंसर आएगा नंबर 4। यस बेटा, आराध्य, निरंजन, अरस्तु नाम, वेरी गुड। लक्ष्मी, मनीष, पूजा, पिंकी, यस बेटा, देते चले जाओ आंसर, देते चले जाओ आंसर। शाबाश शाबाश। आवाज सही आ रही है? क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ेंगे। कथन वाला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान केवल केवल ध्यान दें, केवल असामान्य बालकों के अध्ययन तक सीमित है। नहीं भाई, केवल असामान्य बालकों का अध्ययन नहीं होता है। यह सामान्य, असामान्य, प्रतिभाशाली, पिछड़े सभी प्रकार के बालकों का अध्ययन करता है। सही है ना बात? तो ए गलत है और आर सही है। किस पर जाएंगे? ए गलत है और आर सही है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं बताइए? प्रमुख क्षेत्र आपको बताने हैं। प्रमुख क्षेत्र: समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति। आपने क्षेत्रों की चर्चा पढ़ी होगी, कार्य क्षेत्र पढ़े होंगे। ध्यान देना बेटा, अगर कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र एक तो किसने बताया है? लिंडग्रेन ने। लिंडग्रेन ने कौन कौन से कार्य क्षेत्र बताए हैं? अध्येता, ध्यान देना, अध्येता, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, सीखने की परिस्थिति। अगर ध्यान नहीं है तो बिल्कुल याद कर लेना, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। ये 5 कार्य क्षेत्र तो किसने बताया है? लिंडग्रेन ने। ध्यान देना, 5 कार्य क्षेत्र किसने बताया है? लिंडग्रेन ने। अध्येता, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन, मूल्यांकन, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये 5 कार्य क्षेत्र लिंडग्रेन ने बताए हैं। स्कीनर ने भी कार्य क्षेत्र बताए हैं। किसने? स्कीनर। स्कीनर ने भी कार्य क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से कार्य क्षेत्र बताए हैं? ध्यान दें, अध्येता की चर्चा की है, अध्येता। दूसरी वही सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। तीसरा सीखने की परिस्थिति। 3 तो वही है जो लिंडग्रेन ने बताया है, 3 तो वही है। चौथा यहां क्या है? अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव। और 5वां क्या है? शिक्षक। ध्यान दें, पूरी तरह से ध्यान दें। कार्य क्षेत्र क्योंकि बिल्कुल आपके सिलेबस में है। लिंडग्रेन ने जो कार्य क्षेत्र बताए हैं वो 5 क्या है? अध्येता, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है। स्कीनर ने भी कार्य क्षेत्र बताए हैं, अध्येता, सीखने की प्रक्रिया, परिस्थिति, अधिगम अनुभव और शिक्षक। ये 5 कार्य क्षेत्र किसने बताए हैं? स्कीनर ने। बात समझ में आ गई? अध्येता काई होवे, ओके बेटा, अध्येता होता है बालक। आप खुद अध्येता हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने वाला, अधिगम करने वाला। ठीक है, अधिगम करने वाला, अधिगम आप कर रहे हैं, अभी आप खुद अपना अध्ययन कर रहे हैं, है ना। आप शिक्षक नहीं, अभी शिक्षार्थी हैं, तो अध्येता कह दो या शिक्षार्थी कह दो, बालक कह दो, एक ही बात है। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ये भी है, ये भी है और ये भी है। बी सी डी कहां है? ये रहा। बात समझ में आ गई? अच्छे से आगे चले। चलो, कथन: शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात। क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझता है? बिल्कुल सही। सभी विद्यार्थी समान गति से सीखते हैं। सहमत है?
क्या सभी विद्यार्थी समान गति से सीखते हैं? क्या आप इतने सारे भी पढ़ रहे हैं, क्या सब समान गति से सीखेंगे? नहीं, गति समान नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं तीव्र गति से सीखते हैं, एक बार में समझ जाते हैं, कुछ सामान्य गति से सीखते हैं, तो कुछ मंद गति से सीखते हैं। सीखने की गति में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता जन्मजात होती है। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। तो गति में क्या पाई जाती है? भिन्नता। समान गति नहीं होती है। तो ए सही है, आर गलत है। यस, सी, वेरी गुड, शाबाश। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जेम्स ट्रेवर, विलियम जेम्स, डेविड आसुबेल, गोकेल। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। जेम्स ड्रेवर ने जो पुस्तक लिखी थी वो क्या है? अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। जेम्स ड्रेवर की पुस्तक का नाम तो क्या है? अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर? विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर? और डेविड आसुबेल एजुकेशनल, डेविड आसुबेल एजुकेशनल साइकोलॉजी, डबल डॉट कॉग्निटिव व्यू। ठीक है, और रुडोल्फ गोकेल की पुस्तक का नाम क्या है? यस, बताया था अभी मैंने, रुडोल्फ गोकेल की पुस्तक का नाम साइकोलॉजी। बात समझ में आ गई? सबकी पुस्तकों के नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यस, जेम्स ड्रेवर ने कौन सी लिखी है? डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, डेविड आसुबेल एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, और रुडोल्फ गोकेल साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया के अंतर्गत इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। सही है क्या ये? यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है? नहीं, यह केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों तक ही सीमित न रहकर किस पर सीमित है? व्यावहारिक उपयोग पर। ठीक है, व्यावहारिक उपयोग करता है, केवल और केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहता है। शिक्षा विज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता नहीं, केवल सूचनाओं के आधार पर नहीं, निरीक्षण के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, तथ्यों के संकलन के आधार पर, तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, शिक्षा विज्ञान शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से क्या करता है? अध्ययन। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन होता है? नहीं भाई, केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं होता, शिक्षक का भी अध्ययन होता है, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, सीखने की परिस्थिति का अध्ययन होता है, मापन मूल्यांकन का अध्ययन होता है, निर्देशन मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन होता है। तो यहां आंसर आएगा यस, गुड, बहुत बढ़िया, नंबर 3। ठीक, चलो, शिक्षा विज्ञान के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र की बात आ रही है ना, शिक्षा विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत आपको शिक्षा विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, कार्य क्षेत्र, प्रकृति, उपयोगिता, ये सारी चीजें पढ़नी है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत चिंतन, प्रत्यक्षण, संप्रति निर्माण, स्मरण आदि पहलों पर जोर दिया जाता है? बताइए, बता सकते हैं आप? अध्यापक, अध्येता, सीखने की परिस्थिति, सीखने की प्रक्रिया। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल बेटा, केवल शब्द वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि केवल तो होता ही नहीं है ना। यस, बताइए ये सारे पहलू किसके अंतर्गत आएंगे? आंसर दीजिए। यस यस, सी आंसर, सी, शाबाश, बहुत बढ़िया, तेजी से आंसर दो बेटा, जल्दी।
सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति नहीं, सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई है? सीखने की प्रक्रिया। देखो, अध्यापक, एक कार्य क्षेत्र क्या है? अध्यापक। अध्यापक के अंतर्गत तो किस किस का अध्ययन होगा? शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों का अंतर्गत अध्ययन होगा। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, किसका? अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, मापन एवं मूल्यांकन आदि का अध्ययन तो किसके अंतर्गत होगा? अध्यापक के अंतर्गत। ठीक है, अध्यापक के अंतर्गत। यस। और अध्येता के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? अध्येता के अंतर्गत जो विकास की अवस्थाएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मूल प्रवृत्ति, व्यवहार आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? अध्येता के अंतर्गत। ठीक। सीखने की परिस्थिति के अंतर्गत कक्षा का वातावरण, कक्षा कक्ष प्रबंधन, समूह गत्यात्मकता आदि का अध्ययन होगा। ध्यान दें, कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में अध्यापक की बात है तो अध्यापक शिक्षण विधियों के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य, मापन, मूल्यांकन का अध्ययन होगा। अध्येता यानी बालक की बात आए, शिक्षार्थी की बात आए तो विकास की अवस्थाओं का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, मूल प्रवृत्तियों का, व्यवहार का अध्ययन होता है। सीखने की परिस्थिति की बात आए तो वातावरण, कक्षा का वातावरण, कक्षा कक्ष प्रबंधन, समूह गत्यात्मकता का, और ये जो चीजें हैं चिंतन, प्रत्यक्षण, संप्रत्य निर्माण, ये किसके अंतर्गत आएगा? सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर? चलो, वाटसन द्वारा लिखित वर्ष 2025 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? बताइए, ये तो याद होगा, जल्दी से बता दो फटाफट। पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान, व्यवहारवाद, बाल मनोविज्ञान। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, जल्दी से जवाब दें। यस यस यस, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, कहाँ मिलेगी बताऊंगी। ठीक है, पहले आंसर दे दो जल्दी से। सी, बिल्कुल। 1925 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? व्यवहारवाद। कौन सी है? व्यवहारवाद। जबकि ये जो प्रकाशित हुई है कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, 1913 में। और ये जो पुस्तक व्यवहारवाद वो 1925 में। चलो आगे चलते। कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को रोचक बनाने में सहायक है। बिल्कुल है, रोचक बनाने में सहायक है। क्या? बिल्कुल सहायक है। कारण, ये विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। बताइए यहां आंसर क्या होगा? यहां आंसर क्या होगा? दोनों में रोचकता की बात हो रही है। शिक्षा और विज्ञान शिक्षण को रोचक बनाने में सहायक है क्योंकि ये विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। तो क्या आएगा आंसर? 1। ए और आर दोनों सही है। आर ए की थॉर्नडाइक और आउटलाइन साइकोलॉजी विलियम मैकडोगल। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक और आउटलाइन साइकोलॉजी किसने लिखी? विलियम मैकडोगल ने। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो ये लिखी गई कब? 1903 में। कब लिखी गई थी? 1903 में। बाद में इसका विस्तार हुआ। विस्तार कब हुआ? 1913 से 1914 के बीच इसका क्या हुआ? विस्तार। कौन सी पुस्तक का? कौन सी पुस्तक का? एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर। और जो आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक थी ये 1923 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1900। डायनेमिक
वुडवर्थ ने कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? डायनेमिक साइकोलॉजी, ठीक है। और गिलफर्ड ने फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान देना, क्लियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, आउटलाइन साइकोलॉजी विलियम मैकडोगल, डायनेमिक साइकोलॉजी वुडवर्थ, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी गिलफर्ड, ठीक है। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी गिलफर्ड। जो डायनेमिक साइकोलॉजी पुस्तक थी ये 1918 में लिखी गई, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी 1940 में ना, पुनः प्रकाशित 1950 में, 1950 में, ठीक है। रजिस्टर पेन लेकर बैठे हैं ना आप सभी? क्लास अटक रही है, बार बार स्क्रीन जा रही है, अब नहीं जाएगी बेटा, सही हो गई है, सही हो गई है। बस फोकस करें आप पढ़ने पर, फोकस करें पढ़ने पर, यस, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में, विस्तार हुआ 1913 से 1914 में। आउटलाइन साइकोलॉजी विलियम मैकडोगल 1923 में, डायनेमिक साइकोलॉजी वुडवर्थ 1918 में, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी गिलफर्ड 1940 में और पुनः प्रकाशित हुई 1950 में। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। निम्नांकित पुस्तकों के लेखक कौन है? लेखक बताने हैं आपको, ठीक है। लेखक कौन है बताइए? यस, एमिली, आउटलाइन साइकोलॉजी, एम्पिरिसिज्म, डी एनिमा। बताइए कौन है? यस, एमिली, रूसो, आउटलाइन साइकोलॉजी, विलियम मैकडोगल, एम्पिरिसिज्म, जॉन लॉक, डी एनिमा, अरस्तु। क्लियर? तो इसको हमने किससे मिला दिया? ए, आउटलाइन साइकोलॉजी सी, एम्पिरिसिज्म बी, डी एनिमा डी। देख लिया सबने? क्लियर है? क्लियर है? यस, ठीक है। ए सी बी डी, ए सी बी डी कहां है भाई? ए सी बी डी, ये रहा आंसर। चलो आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा विज्ञान की प्रकृति नहीं है? प्रकृति नहीं है पूछा गया, ध्यान दें। यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही बात है, अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। कौन पूछ रहे हैं सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चंस? बेटा हद है, कॉन्सेप्ट समझो। क्या चाहते हो आप? ऐसे किसी लाइन उठ करके आए? आनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। और आ जाए तो मैं तो गलत मानूंगी। कुछ खुश होते कि लाइन, लाइन क्यों? अरे लाइन उठकर आ जाए, बट मैं नहीं चाहती कि लाइन उठकर आए। कॉन्सेप्ट समझो, एक एक चीज क्लियर करवा रही, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही, किसने कौन सी बुक दी वो समझो बेटा, ठीक है। चलो, अधिगमकर्ता का के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। बिल्कुल, वैज्ञानिक तरीके से अधिगमकर्ता के व्यवहार का क्या होता है? अध्ययन। यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। गलत, यह गलत है, यह गलत है। तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, गलत। क्यों? क्योंकि यह नियामक होते हैं और नियामक में ध्यान किस पर दिया जाता है? क्या होना चाहिए। जबकि शिक्षा विज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, जो क्या है पर फोकस करता है, आदर्शों के बजाय तथ्यों पर फोकस करता है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? तो यहां ये आंसर सही नहीं है, बाकी ये भी सही है। शिक्षार्थी के वर्तन में क्या और क्यों हो रहा है पर फोकस किया जाता है। क्या होना चाहिए, ये नियामक होता है। क्या है, ठीक है, क्या है, क्यों हो रहा है, इस पर फोकस करता है शिक्षा विज्ञान, जो कि एक विधायक विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है। क्या वृद्धि केवल शारीरिक होती है? बिल्कुल होती है भाई। विकास में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, बिल्कुल। अभिवृद्धि और विकास आपको पता होगा। अभिवृद्धि और विकास की बात की जाए तो शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। ठीक है, ये जो शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, इसे हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास,
संकुचित अर्थ अभिवृद्धि, व्यापक अर्थ विकास। एक पक्षीय अभिवृद्धि, बहुपक्षीय विकास। सीधे नापा तोला जा सकता है अभिवृद्धि, सीधे मापन संभव नहीं विकास। अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, जबकि विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। ठीक है, अभिवृद्धि में केवल परिमाण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, केवल शारीरिक और संपूर्ण परिवर्तन। विकास में परिमाणात्मक, मात्रात्मक कह दो या संख्यात्मक होती है अभिवृद्धि, जबकि विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक होता है। ठीक है, परिमाणात्मक व गुणात्मक होता है क्या विकास। क्लियर है बात। तो वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। दोनों में सेम बात कही जा रही है। नंबर 1 पर हम चाहेंगे कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। चलो जी आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। किशोरावस्था बिल्कुल आपने पढ़ी होगी। कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता किशोरावस्था में। देखिए, वयस समूह, वयस समूह जैसे इंग्लिश में पीयर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयर ग्रुप। ठीक है, वयस समूह है ना, यानी अपने बराबर का समूह, जिसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती, बिल्कुल पाया जाता है किशोरावस्था में। दिवा स्वप्न बिल्कुल किशोरावस्था में पाया जाता है। दिवा स्वप्न हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? दिवा स्वप्न। यहां तो नहीं है पूछा, ये तो सही है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। वीर पूजा, वीर पूजा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी को अपना आदर्श मान लेना, हीरो वर्शिप। वो हमारा आदर्श कोई भी हो सकता है, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वीर पूजा। मैत्री संबंधों में भारी कमी और मूर्त चिंतन गलत, ये सही नहीं है। मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं भाई। मूर्त चिंतन किशोरावस्था में मूर्त नहीं, अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है बेटा? बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में होता है। घनिष्ठ मित्रता बिल्कुल पाई जाती है किशोरावस्था में। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता पाई जाती है। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जान तक दे सकता है। ऐसी मित्रता कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। समायोजन का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण विचारों में मतभेद होता है, विचारों में अंतर पाया जाता है। जब दो विरोधी विचार आपस में टकराते हैं तो समायोजन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ठीक है बेटा। पूनम, यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यस, हाँ, आंसर देते चले जा रहे हो, मजा आ रहा है। चलो आगे चलो। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल सही, प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। बताइए, ये कथन आपका सही है या सही नहीं है कि उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता? ये सही नहीं है बेटा। ध्यान देना, ध्यान देना। उद्दीपन विकास की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है। उद्दीपन, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम रंग बिरंगे वस्तुएं दिखाते हैं, आकृतियां दिखाते हैं, उसे कुछ सुनाते हैं, इससे उसका मानसिक विकास होता है। जीन पियाजे ने भी क्या कहा था? कैसे सीखता है बालक? वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है, अंतः क्रिया करता है और उसका मानसिक विकास होता चला जाता है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने। भाषाई विकास की बात करें तो हम बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने आवाजें निकालते हैं, झुनझुना बजाते हैं, तो बच्चा रिएक्ट करता है। इससे उसका क्या होता है? विकास होता है। तो बिल्कुल उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। गलत बात है भाई, उद्दीपन से विकास को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। क्लियर? विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बिल्कुल सही है। सही नहीं है क्या? नंबर 2। ठीक, चलो। किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? बताइए, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? कितना? 45।
याद रखना, जन्म के समय मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 23.4% होता है। 8 वर्ष तक 27% होता है। 15 वर्ष तक 33% होता है। 16 वर्ष तक 44% होता है और किशोरावस्था में 45% होता है। देख लीजिए, जन्म के समय, ठीक है, मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23.4% होता है। 8 वर्ष तक 27% होता है। 15 वर्ष तक 33% होता है। 16 वर्ष तक 44% होता है और किशोरावस्था में 45% होता है। क्लियर? चलो आगे। कथन ए, विकास क्रमबद्ध होता है। सही है क्या? सही है। विकास क्रमानुसार होता है। ठीक है, विकास समान नियमों पर आधारित होता है। विकास क्रमानुसार होता है। बच्चा बैठना सीखने से पहले खड़ा होना सीखता है। सही है या सही नहीं है? सही है या सही नहीं? बच्चा बैठना सीखने से पहले खड़ा होना सीखता है। सही नहीं है बेटा? पहले खड़ा होना कहां से सीखेगा? आपने एक नियम पढ़ा होगा, मस्तकाधोमुखी नियम, सिफेलोकोडल जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। ये जो नियम है ये क्या बात करता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर, धड़, हाथ और फिर पैर। सिर उठाता है, फिर धड़ उठाता है, धड़ उठाते उठाते बैठना सीखता है। पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा। जबकि यहां क्या कहा जा रहा है? बच्चा बैठने सीखने से पहले खड़ा होना। अच्छा, पहले खड़ा होना सीखेगा फिर बैठना। कतई गलत है भाई। तो ए सही है और आर गलत है। किस पर जाएंगे? नंबर 3 पर। यह सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी, मस्तक से शुरू होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। पुस्तक किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी थी बेटा? स्टैनली हॉल। किसने लिखी थी? स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने अपनी किशोरावस्था पुस्तक के अंतर्गत ये कहा था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। किशोरावस्था, ये जोन्स ने जो परिभाषा दी थी किशोरावस्था की, वो जोन्स ने कहा था किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या कहा था जोन्स ने? कि किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। वैलेंटाइन की फेमस परिभाषा शेषवावस्था की है कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वॉटसन ने भी शेषावस्था की अच्छी परिभाषा दी है कि शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। ये किसने कहा था? वॉटसन। क्लियर? चलो जी, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, पढ़िए और बताइए कैसे सुमेलित करेंगे। यस, कैसे करेंगे? हाँ पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो फिर बताओ। आस्था बनाम अनास्था, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम ग्लानि, अस्तित्व बनाम भूमिका। ये पढ़कर के आपको किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? इरिक्सन की। किसकी याद आ रही है? इरिक्सन। इरिक्सन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? ध्यान देना, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। बेटा तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हर एक चीज पता हो आपको। इरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? मनो सामाजिक विकास सिद्धांत।
बता सकते हैं इस सिद्धांत में उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं। ठीक है, एरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई है। बिल्कुल मिल जाएगा दुर्गेश बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप जो नंबर है उस पर फोन कर लेना। ठीक है, यस। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी बताई है? 8 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं? 8। 8 अवस्थाओं का पता होगा आपको। काल क्या था? 0 से 18 माह, 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 35, 35 से 55 और 55 के बाद। और 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। ध्यान देना, मैं बोलती जा रही हूं, आप रिकॉल करना। 0 से 18 माह विश्वास अविश्वास की अवस्था है ना, इसे हम विश्वास अविश्वास की अवस्था भी कहते हैं। विश्वास अविश्वास की अवस्था, या कह दो आस्था बनाम अनास्था। 0 से 18। 18 माह से 3 वर्ष स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, या कह दो स्वायत्तता बनाम संदेह। स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। ठीक है, स्वतंत्रता संदेह। 3 से 5 वर्ष आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, या कह दो पहल ग्लानि। आत्मबल अपराध भाव की अवस्था। आत्मबल अपराध भाव। 5 से 12 परिश्रमहीनता की अवस्था। 12 से 18 पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था। ये जो है पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था। एरिक्सन का सिद्धांत पता होगा बेटा। 8 अवस्थाएं सिंपली ध्यान रखना। विश्वास अविश्वास की अवस्था, स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, परिश्रमहीनता की अवस्था, परिश्रमहीनता के बाद पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था, घनिष्ठता अलगाव की अवस्था, उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था, ईमानदारी निराशा की अवस्था। ये 8 अवस्थाएं किसने बताई थी? एरिक्सन ने बताई थी। कौन से सिद्धांत में? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में। अब ये मिलाते हैं अपन। आस्था बनाम अनास्था या विश्वास अविश्वास की अवस्था 0 से 18 माह। तो किससे मिला दिया? बी से। 0 से 18 माह। स्वायत्तता बनाम संदेह, या कह दो स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था 18 माह से 3 वर्ष। तो 18 माह से 3 वर्ष यहाँ का है, यहाँ पर है। 1 से 3 दे रखा है, तो हम इसी को चुनेंगे, ए पर आ जाएंगे। पहल बनाम ग्लानि आत्मबल अपराध भाव की अवस्था 3 से 5। 3 से 5 ये रहा डी। अस्तित्व बनाम भूमिका पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था किशोर अवस्था 13 से 18। 13 से 18 सी। 13 से 18 सी। क्लियर है? BADC। BADC बेटा दुर्गेश 9587305306। 9587305306। ठीक है, बिल्कुल। टीम बैठी हुई है, टीम से आप बात करें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो भी लेना चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो आंसर क्या है? BADC। BADC कहां है? BADC ये रहा। ठीक, चलो आगे चलेंगे। परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है। क्या सही बात है? क्या परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है? क्या परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है? यस, बिल्कुल। यह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती। बिल्कुल सही बात, ए आएगा। परिपक्वता नाम सुना होगा बेटा आपने। जब विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात आती है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 कारक बिल्कुल प्रमुख होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका आती है परिपक्वता और अधिगम की। किसकी भूमिका आती है? परिपक्वता और अधिगम की भूमिका आती है। कंपेरेटिवली इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। परिपक्वता वंशानुक्रम से संबंधित होती है, अधिगम वातावरण से संबंधित होता है। परिपक्वता जन्मजात, अधिगम अर्जित। ठीक है, अधिगम अर्जित। परिपक्वता शारीरिक प्रक्रिया है,
अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पर अवधान का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिगम पर अवधान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिपक्वता पर अवधान का प्रभाव नहीं पड़ता है, परिपक्वता पर अभ्यास का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, अधिगम पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता पर किसका, अधिगम का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। ये सिंपली आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, सिंपली ध्यान देंगे। चलो आगे चलते। कथन है, अधिगम जन्मजात होता है। अभी तो बताया है कि अधिगम जन्मजात नहीं अर्जित होता है, परिपक्वता जन्मजात होती है। ठीक है, गलत। यह अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। सही बात है, अधिगम जो है वो अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। सही बात। तो एक गलत है और आर सही है, एक गलत है आर सही है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। स्वलीनता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटिज्म। स्वलीनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटिज्म। स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है, किसकी स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी? या स्वलीनता क्या है, स्वलीनता जो है, ऑटिज्म जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है क्या, ऑटिज्म स्वलीनता। और स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है, लियो कैनर ने की है। ये बाल रोग विशेषज्ञ थे। कौन, लियो कैनर। सैमुअल क्रिक पर मत जाना, सैमुअल क्रिक ने तो अधिगम निर्योग्य शब्द का प्रयोग किया है, अधिगम निर्योग्य 1963 में। जबकि स्वलीनता शब्द का प्रयोग किसने किया, लियो कैनर, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। लियो कैनर ने 1943 में एक पेपर प्रकाशित किया था। लियो कैनर ने 1943 में एक पेपर प्रकाशित किया था जिसमें 11 ऐसे बालकों का अध्ययन किया गया था जो सामाजिक रूप से बिल्कुल भिन्न थे। क्लियर। तो ध्यान देना, स्वलीनता ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटिज्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये डिसऑर्डर जिन भी बच्चों में पाया जाता है उन सब में समान गुण पाए जाए, समान विशेषताएं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वलीनता से शिकार बालक अलग अलग हरकतें भी करते हुए पाए जाते हैं। तो इसकी सर्वप्रथम व्याख्या लियो कैनर ने की है, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। इन्होंने 1943 में एक पेपर प्रकाशित किया था जिसमें 11 बच्चों पर अध्ययन किया गया था जो सामाजिक रूप से बिल्कुल भिन्न थे। क्लियर। सैमुअल क्रिक तो बेटा अधिगम निर्योग्य, सैमुअल क्रिक ने तो अधिगम निर्योग्य शब्द का प्रयोग किया था 1963 में, 1963 में। ध्यान देना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर आती है, फिर आगे की ओर मुड़ जाती, मतलब पंखे की तरफ फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात में हो रहे किस प्रकार के प्रतिवर्त का उदाहरण है। यह प्रतिवर्त वर्ड जो है, प्रतिवर्त शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रतिवर्त वह अनैच्छिक और बहुत तेज होने वाली क्रिया है जो हमारा शरीर बाहरी उद्दीपक के प्रति बिना सोचे समझे करता है। कोई भी उद्दीपक आया, बिना सोचे समझे रिएक्शन दिया जाता है। तो अगर पैर के तलवे को ठोका जाता है तो तुरंत बिना सोचे समझे पैरों की उंगलियां फैल जाती है। ये प्रतिवर्त क्रियाएं हैं। प्रतिवर्त क्रियाएं वे क्रियाएं होती जो अनैच्छिक होती हैं, बहुत तेज गति से होने वाली क्रियाएं होती हैं। मतलब हमारा शरीर कोई भी उद्दीपक या उत्तेजक होता है तो हमारा शरीर बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है, वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्त कहलाती है। तो पैर के तलवे को ठोकने पर पैर की उंगलियां जो फैल जाती है, इसे क्या कहा जाता है? बेविंस्की। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। रूटिंग भी, मोरो भी, ग्रास्पिंग भी। रूटिंग क्या होता है बता सकते हैं? बच्चे के गाल को छुआ जाता है तो वह चूसने वाली क्रिया करने लगता है या मुंह मोड़ लेता है। मोरो, तेज प्रकाश होता है तो बच्चा अपने दोनों हाथ फैलाता है और उनको समेटता है। ठीक है, अपनी कमर को मोड़ते हुए हाथों को समेट लेता है। ये क्या है? मोरो।
ग्रेस्पिंग, बच्चे की हथेली को छुआ जाता है तो वो उंगलियों से पकड़ लेता है, ये क्या है, ग्रेस्प कर लेता है, पकड़ लेता है, ये क्या है, ग्रेस्पिंग। ठीक है, चलो आगे। किसने किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ गुण सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? भाषा की बात आई है, ठीक है। भाषा, किसने ये कहा था कि भाषा में होने वाले गुण जन्मजात होते हैं? जन्मजात, भाषा जन्मजात होती, जन्मजात सीखी जाती है, किसने कहा था? स्किनर ने, अल्बर्ट बांडुरा, नॉम चॉम्स्की या पाउलो? बताइए, आप दीजिए जल्दी से आंसर पहले। जल्दी, यस, फटाफट। देते चले जाओ, शाबाश। देखिए, सार्वभौमिक ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे LAD के नाम से जाना जाता है। LAD, भाषा अर्जन तंत्र, ठीक है, LAD के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र। यानी नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, अपने आप जिस भाषा को वो सुनता है उस भाषा की व्याकरण भी अपने आप सीख जाता है। किसने कहा था? नॉम चॉम्स्की। स्किनर की हम बात करें तो स्किनर ने क्या कहा था कि बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन से सीखता है। ये किसने कहा था? स्किनर। किसने कहा था? स्किनर। बांडुरा ने कहा था कि बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। पाउलो ने कहा था कि बालक भाषा अनुबंधन से सीखता है। सारा पता होना चाहिए आपको, क्लियर, ठीक है। भाषा की बात आ रही है, भाषा आपको पता होगा। भाषा विकास नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, तो भाषा विकास को भी आपको अच्छे से कर लेना है। LAD को हिंदी में क्या कहते हैं? लिख दिया बेटा, क्या कहते हैं? भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। और LAD की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, भाषा अर्जन तंत्र। क्लियर है? स्किनर का ये कहना था कि बालक भाषा कैसे सीखता है? बड़ों को सुनता है, उसका अनुकरण करता है, जब बच्चा बोलता है तो हम उसे क्या देते हैं? पुनर्बलन। अल्बर्ट बांडुरा ने कहा है कि बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति इसमें होती है। पाउलो कहते हैं कि बालक शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। इस संबंध को पाउलो ने अनुबंधन नाम दिया था। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार, पियाजे का नाम बिल्कुल आपने सुना ही है और डेफिनेटली 100% प्रश्न बनता ही बनता है। पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन 4 बिल्कुल ध्यान रखना, पियाजे ने 4 चरण बताए हैं कि जो विकास होता है। कौन सा विकास? पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 चरणों में समझाया है। वो 4 चरण कौन से हैं आप बताइए। आप देखिए पहले, आप बताइए कि 4 चरण कौन कौन से हैं, बताइए। यस बेटा, बताते चले जाओ। बी, डी, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये रहा। संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था की बात है, नाम ऐसे भी आ सकते हैं। 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक जिसे तर्क बुद्धि संक्रियात्मक कहा गया है, 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक 11 के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक 11 के बाद। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। हाँ, काल इनका ध्यान रखना। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 के बाद। ये चारों अवस्थाओं का काल है इनका। 0 से 2 संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 तर्क बुद्धि या मूर्त बुद्धि, ठीक है, वो क्या है 7 से 11, औपचारिक 11 के बाद। चलो आगे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। आप जवाब दीजिए, तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, बताइए।
संवेदी प्रेरक अवस्था में, सेंसोरी मोटर स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बताइए बताइए, आंसर दीजिए। यस, जल्दी से आंसर दो इसका। तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, कौन सी अवस्था पर टिक लगाओगे आप? तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है सी या फिर डी? सी या फिर डी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डी। देखो वर्ड देखो, प्रारंभ। प्रारंभ, तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, 7 से 11 वर्ष में प्रारंभ होता है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन होता तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था तो आप जानते किस पर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक यानी 11 के बाद मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी होने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था नाम आए तो औपचारिक पर जाना, लेकिन पूछ लिया जाए चिंतन प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी 7 से 11। क्लियर है? चलो, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? सामाजिक निर्मितवाद। निर्मितवाद नाम आपने सुना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविस्ट निर्मितवाद को भी बिल्कुल पढ़ लेना। सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया था पहले आप मुझे बता दीजिए। पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कोहलर। क्या आंसर आएगा? यस, महेंद्र, एम मीना, कमलेश, गुड, राजभूजल, स्टडी, अरस्तु, गुड, नीलू, यस बेटा, अनीता, सपना, पूनम, बताओ जल्दी से। नंबर 2 सी। सामाजिक निर्मितवाद देखो, पियाजे संज्ञानात्मक निर्मितवाद, ध्यान देना। ब्रूनर त्रिज्यीय निर्मितवाद, वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद। निर्मितवाद से संबंधित ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, निर्मितवाद के प्रकार की जब बात आती है तो 3 प्रकार होते हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, त्रिज्यीय निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद। ठीक, पियाजे, जीन पियाजे जिनका पूरा नाम है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जेरोम ब्रूनर त्रिज्यीय निर्मितवाद और वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद। तो सामाजिक निर्मितवाद पूछा है वाइगोत्स्की। क्लियर? चलो आगे। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, प्रत्यक्षीकरण शब्द है एक, आत्मसातीकरण शब्द है, समायोजन शब्द है, प्रतिवर्तिता शब्द है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आत्मसातीकरण से तात्पर्य वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबंध प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल सही। समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों में परिवर्तन करना। बिल्कुल सही। ठीक है, एडजस्टमेंट तभी कर पाते हैं जब हम पुरानी हरकतों, पुरानी आदतों में परिवर्तन करके नए के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ये तीनों कथन सही हैं, इनको बिल्कुल आराम से देख लीजिए। कौन सा सही नहीं है? नंबर 4। नंबर 4। ठीक, चलो आगे। मंच निर्माण, इसके फोल्डिंग किसे कहा गया है कि संकल्पना किससे संबंधित है? बताइए, इसके फोल्डिंग की संकल्पना किससे संबंधित है? यस, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, स्किनर। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? जल्दी दीजिए। मंच निर्माण, मंच निर्माण जिसे हम और क्या कहते हैं? ढांचा, मचान,
पान, ठीक है, ये सब भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसने दी थी? किसने दी थी? यस, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत, या इनके सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों और भाषा का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारकों और भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। स्कैफोल्डिंग, ठीक है, MKO, ZPD ना, ये संकल्पनाएं भी किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। ढांचा कह सकते हैं, मचान कह सकते हैं, पान कह सकते हैं, मंच निर्माण कह सकते हैं, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में कहेंगे। वाइगोत्स्की, ध्यान रखना, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की का यह कहना है कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों और भाषा का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? चलें, चलो आगे चलते हैं। कथन है, बाल्यावस्था में बालक अमूर्त चिंतन में बहुत प्रवीण हो जाता है। सही है क्या कथन? अमूर्त चिंतन में प्रवीण हो जाता है। अमूर्त चिंतन बाल्यावस्था में ना बाबा, बाल्यावस्था में तो कौन सा चिंतन होता है? मूर्त। बाल्यावस्था में तो कौन सा चिंतन होता है? मूर्त चिंतन। इस अवस्था में इसका चिंतन मूर्त वस्तुओं प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। बिल्कुल सही। ध्यान देना, बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन नहीं होता, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है। बाल्यावस्था में तो उसका चिंतन मूर्त वस्तुओं, मूर्त यानी प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। क्लियर? चलो आगे। सूची, संरक्षण, केंद्रण, विलोमता, अहम केंद्र, अच्छे शब्द हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल उठते हैं एग्जाम में। संरक्षण, पहले तो आप मुझे बताइए संरक्षण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ध्यान देना, संरक्षण पाया जाता है 7 से 11 वर्ष में। केंद्रण, केंद्रण 2 से 7 वर्ष में। विलोमता, विलोमता जिसे हम उत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, विलोमता पाई जाती है 7 से 11 वर्ष में। अहम केंद्रण 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, अब किसे कहते हैं एग्जैक्टली संरक्षण? ध्यान से समझ लीजिए शब्दों को। संरक्षण किसे कहेंगे? संरक्षण किसे कहेंगे बताइए? संरक्षण कहेंगे किसी वस्तु का आकार व रूप बदल देने पर भी उसकी मात्रा व वजन में कोई बदलाव नहीं आता, उसे संरक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण भी समझ लीजिए, 2 कांच के ग्लास, 2 कांच के ग्लास, एक सकड़ा है एक चौड़ा है, ठीक है, 2 कांच के ग्लास है, एक सकड़ा है एक चौड़ा है, दोनों में बराबर पानी भरा गया। बच्चे से पूछा गया, बताओ बेटा कौन सी ग्लास में पानी ज्यादा है? अगर बच्चा यह कहता है कि सकड़े वाले में ज्यादा है, क्योंकि बराबर पानी की मात्रा है, लेकिन दिखाई ज्यादा किसमें देगा? सकड़े में। अगर बालक यह कहता है कि पानी सकड़े ग्लास में ज्यादा है, तो वह कौन सी उम्र का है? फिर वो 7 से 11 उम्र का नहीं है, वो 2 से 7 उम्र का है। 7 से 11 उम्र का बच्चा तो क्या कहेगा? पानी दोनों में बराबर है, पानी दोनों में बराबर है, क्योंकि आकार और रूप बदलने पर मात्रा वजन में कोई बदलाव नहीं होता। मात्रा तो वही है, आकार बदला है, एक सकड़ा है और एक चौड़ा है। प्रश्न ऐसे भी आपके सामने आ सकते हैं एग्जाम में कि 2 कांच के ग्लास, एक सकड़ा एक चौड़ा है, दोनों में बराबर पानी भरा गया। बच्चे से पूछा गया, बताओ कौन से ग्लास में पानी ज्यादा है, और बच्चे ने जवाब दिया सकड़े ग्लास में पानी ज्यादा है। तो ये किस अवस्था का बालक हुआ? किस अवस्था का बालक हुआ? 2 से 7 वर्ष का हुआ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। लेकिन अगर बच्चा यह कहता कि पानी दोनों में बराबर है, तो ये कौन से वर्ष का बालक हुआ? 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है केंद्रण। केंद्रण किसे कहते हैं? केंद्र, एक शब्द है केंद्रण, केंद्रीकरण, एक शब्द होता है विकेंद्रीकरण।
केंद्रीकरण होता है परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देना। परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देना। 2 से 7 वर्ष का बच्चा, 2 से 7 में केंद्रीकरण पाया जाता है, 7 से 11 में विकेंद्रीकरण पाया जाता है। ध्यान दें, 2 से 7 में केंद्रीकरण यानी एक पहलू पर बच्चा ध्यान देता है। कैसे? उदाहरण सुन लो। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को एक पूरा बिस्किट दिया गया, दूसरे को एक बिस्किट के 2 टुकड़े कर दिए गए और दिया गया। तो भाई पहला बच्चा नाराज हो गया, उसने केवल संख्या पर ध्यान दिया कि उसे तो 2 दिए हैं, जबकि एक ही बिस्किट के 2 टुकड़े किए गए हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल किस पर था? संख्या पर, कि मुझे 1 दिया है और उसे कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, उसे 2 दिए हैं। लेकिन अगर 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता तो वो समझ जाता कि दोनों को बराबर ही तो दिए हैं। ठीक है, अगर 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता, क्योंकि 7 से 11 वर्ष के बच्चे में विकेंद्रीकरण पाया जाता है, 2 से 7 में केंद्रीकरण पाया जाता है, यानी एक परिफोकस होता है, केवल एक पहलू पर ध्यान होता है। क्लियर है? विलोमता, रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता, इससे हम जाएंगे किस पर? नंबर 3 पर। किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उलट करने की योग्यता। ना कैसे भी बच्चे से पूछा है 3 + 2 कितने होते हैं? 5। 2 + 3 कितने होते हैं? 5। ठीक है, 5 - 3 कितने होते हैं? 2, है ना। 3 - 2 कितने होते हैं? 1। बच्चा कैसे कैसे भी उलट पलट के पूछ लो, बता देगा। कौन सा बच्चा बता देगा? 7 से 11 वर्ष का। लेकिन नहीं बता पाएगा 2 से 7 वर्ष का। 2 से 7 वर्ष के बालक में क्या पाई जाती है? रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। 7 से 11 वाले बच्चे में उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, विलोमता पाई जाती है। ठीक है। अहम केंद्रण, केवल खुद का पक्ष कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। अहम केंद्रण से किस पर जाएंगे? नंबर 1 पर। ये नंबर 1। संरक्षण नंबर 2। ठीक है, केंद्रण को किससे जोड़ा? नंबर 4। विलोमिता नंबर 3 और यह नंबर 1। अहम केंद्रण, ये धारणा किसके सोचने का ढंग? एकमात्र संभावना है ना, वो जो सोच रहा है वही सही है। अहम केंद्रण पर जीन पियाजे ने एक प्रयोग भी किया था, अगर आपको पता हो। 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम वाला प्रयोग जो किया है वो किसको समझाने के लिए किया है? अहम केंद्रण को समझाने के लिए किया है। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। 2 4 3 1 आंसर है। 2 4 3 1 ये रहा। ठीक, चलो आगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास सिद्धांत। लिंग भेद सिद्धांत भी कहते हैं, लिंग भेद सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत को लिंग भेद सिद्धांत भी कहा गया है। कैरोल गिलिगन नाम की एक महिला थी, उन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत का विरोध किया। कहा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत नारीवादी दृष्टिकोण को नकारता है, पुरुषों को ही प्रधानता दी गई है। इन्होंने लिंग भेद किया है, तो लिंग भेद सिद्धांत भी नाम है कोहलबर्ग के सिद्धांत का। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया। नैतिक विकास सिद्धांत में उन्होंने 3 स्तर बताए थे, अवस्थाएं 6 बताई थी, याद होगी आपको। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, अब देखो यहां इनाम के लालच में अनुपालन किससे जोड़ेंगे? यहां किससे जोड़ेंगे? इनाम के लालच में अनुपालन यानी स्वार्थ पूर्ति पर आधारित अवस्था नंबर 2। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना मतलब न्याय एवं कानून को महत्व नंबर 4। अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध कब होंगे? जब एक दूसरे की स्वीकृति मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी नंबर 1। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी अंतःकरण द्वारा मान्य शाश्वत मूल्य नंबर 3। पहली बात तो ये, दूसरी बात पूछ लिया जाए इनाम के लालच में अनुपालन, ये कौन सा स्तर है? कोहलबर्ग के 3 स्तर आपको पता होंगे बेटा। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर।
इनाम के लालच में अनुपालन पूर्व परंपरागत स्तर पर जाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, ये दोनों परंपरागत स्तर। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था भी से कहते हैं, ये पश्चात परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्चात परंपरागत। क्लियर है? चलो 2413 राइट, 2413 ये रहा। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का बंजर काल माना जाता है। बंजर काल बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। 1890 से 1915, 1890 से 1905, 1900 से 1915, 1879 से 1915। बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। यस 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 बता दीजिए जल्दी से, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? बंजर काल पता होगा ना? बंजर काल, यस बिल्कुल सही। 1890 से 1905 के समय को बंजर काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में मनोविज्ञान के अंतर्गत कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता, सन्नाटा छाया हुआ था इस समय। क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं हुआ, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ, इसलिए इस समय को बंजर काल कहा जाता है। क्लियर? चलो, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है? पद संवेगात्मक क्रांति बताओ, पहले बताओ किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? अच्छा, पहली बार सुना है। क्लास अटेंड करते रहो बेटा, बहुत सारे शब्द पहली बार ही सुनोगे। हाँ, यस यस यस, सीमा, भगत, वर्षा, पार्वती, गायत्री, निर्मल। यस बेटा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। पद संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था। पद संवेगात्मक क्रांति इसलिए क्योंकि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं तेजी से होते हैं, तूफानी तरीके से होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, उथल पुथल मचती है, झंझावट होती है। ठीक है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? किशोरावस्था से। यस, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, अपलटावी अवस्था, इरिवर्सिबिलिटी। बताओ कौन सी अवस्था में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 के बाद। बताइए बताइए। यस, सी, बी। बेटा अनुत्क्रमणशीलता लिखा हुआ है, अनुत्क्रमणशीलता, और एक शब्द क्या होता है? उत्क्रमणशीलता। यहां लिखती हूं, एक शब्द होता है उत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता, पलटावी अवस्था, पलटावी, रिवर्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। अनुत्क्रमणशीलता तो पाई जाती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, या कह दो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त में तो बेटा उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, मूर्त में तो उलट पलट करने की क्षमता पाई जाती है। मूर्त में उलट पलट करने की क्षमता नहीं पाई जाती किसमें? प्राक संक्रियात्मक में। प्राक संक्रियात्मक जिसे हम अपलटावी अवस्था कहते हैं, अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं, या कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? चलो, माइक्रोसिस्टम बच्चे के सबसे नजदीकी वातावरण को दर्शाता है। क्या ये बात सही है? इसमें परिवार, स्कूल और मित्र शामिल होते हैं। क्या ये बात सही? बताइए, माइक्रोसिस्टम वर्ड कहां से आया? माइक्रोसिस्टम वर्ड कहां से आया? यूरी ब्राउन पेन ब्रेनर कौन सा सिद्धांत दिया था?
पारिस्थिति परक सिद्धांत। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत किसने दिया? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। ठीक है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने पारिस्थितिक परक सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत कितने मंडल बताए थे? कितने मंडल? 5। कितने मंडल बताए? 5 मंडल। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल, घटना मंडल। ठीक है, लघु मंडल सबसे पहला मंडल, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम, सबसे नजदीकी वातावरण को दर्शाता है। बिल्कुल सही। इसमें क्या आता है? परिवार, स्कूल, मित्र शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। यहां हम 1 पर जाएंगे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो आपको यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, पारिस्थितिक परक सिद्धांत सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत माना जाता है। 5 मंडल आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, 5 मंडल, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल, घटना मंडल, ये 5 मंडल आपको, यस यस, वेरी गुड। माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मैसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, ये सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, चलो। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास की बात आ गई। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? आप मुझे बताइए। संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत। बताओ क्या आंसर होगा? यस, कौन सा नहीं है? जल्दी से बता दो, शाबाश। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अरे क्लास को लाइक तो कर रहे हो बेटा या नहीं कर रहे हो? कर देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो दौड़ी भागी आई हूं कि आपके एग्जाम पास है, चलो क्लास ले ही लेते हैं। यस बेटा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो खेल का सिद्धांत माना जाता है। खेल का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, इसे शिलर, स्पेंसर सिद्धांत भी कहते हैं, भी कहते हैं। ध्यान देना, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये जो सिद्धांत है वो खेल का सिद्धांत माना जाता है और इसे शिलर स्पेंसर सिद्धांत भी कहते हैं। ये पहले शिलर ने दिया था, फिर इसका विस्तार किया स्पेंसर ने। शिलर स्पेंसर सिद्धांत पे इसे कहा जाता है। भाषा विकास के जो सिद्धांत है वो क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। बिल्कुल है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में भूमिका किस किस की है? जीन पियाजे की भूमिका है और किसकी भूमिका है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की, ध्यान देना। जीन पियाजे ने तो ये कहा है विचार पहले भाषा बाद में। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पहले विचार बाद में। पहली बात, जीन पियाजे ने अहमवादी वाणी की बात की है, अहम केंद्रित, अहंकारी, जबकि वाइगोत्स्की ने निजी संभाषण वर्ड यूज किया है। वाइगोत्स्की ने निजी संभाषण वर्ड यूज किया है। ठीक है। अधिगम सिद्धांत की जब बात आती है तो अधिगम सिद्धांत की बात आती है तो नाम किसका आता है? नाम पावलोव का आता है, स्किनर का आता है, बांडुरा का आता है, नोम चॉम्स्की का आता है। नोम चॉम्स्की। अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत ये सब आएंगे। पावलोव ये कहते हैं कि बालक भाषा अनुबंधन से सीखता है। स्किनर कहते हैं कि बालक भाषा पुनर्बलन व अनुकरण से सीखता है। बांडुरा कहते हैं कि बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे LAD के नाम से जाना जाता है। परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसेल। अर्नोल्ड गैसेल। परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसेल ने दिया है। परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार भाषा आनुवांशिकी और निर्धारित जैविक समय सारणी द्वारा होता है। क्लियर?
ये किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल। ध्यान देना, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, खेल का सिद्धांत माना जाता है। क्लियर है? आगे चलें। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है, बताइए। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, भ्रष्ट उच्चारण, कौन सा वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आएगा? बताओ। यस, बताओ बेटा जल्दी से, वाणी दोष के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना में प्रारंभिक और रिपीटिशन वाली बात आती है। कुछ पहले ही शब्द पे अटकते हैं, कुछ बीच के शब्दों को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। भ्रष्ट उच्चारण में, भ्रष्ट उच्चारण में रोटी को क्या बोलना? रोटी को ओटी, गड़बड़ को गड़बड़, प्रणाम को प्रणाम। हतारी समझे? कई बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, कई तो पढ़े लिखे भी बोलते हैं। ठीक है, रोटी में ओटी, गड़बड़ को गड़बड़, प्रणाम को प्रणाम। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रणाम। प्रभात को प्रभात। ठीक है, ये सारी चीजें। तो वाणी दोष नहीं है, कौन सा? नंबर 2 आएगा आंसर। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रही? कैसे नहीं आ रही बेटा? स्क्रीन तो आ रही होगी। अब देखो, अनुप्रस्थ विधि, कौन सी विधि? अनुप्रस्थ विधि में विभिन्न आयु समूहों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ विधि आपने सुनी होगी। अनुप्रस्थ विधि जिसे हम समकालीन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? विभिन्न समूह का एक साथ एक ही समय में अध्ययन होता है, इसलिए समय की क्या होती है? बचत होती है। समय की क्या होती है? बचत होती है। एक आपने सुना होगा अनुधैर्य विधि। ठीक है, एक क्या है? अनुप्रस्थ काट विधि। एक है अनुक्रमिक डिजाइन विधि। अनुक्रमिक डिजाइन विधि, ध्यान देना। एक होती है अनुधैर्य विधि। अनुधैर्य विधि को हम क्या कहेंगे? कालानुक्रमिक, दीर्घकालीन, लंबवत विधि भी कहेंगे। किसको? अनुधैर्य को। इसमें क्या होता है? एक समूह का बार बार अध्ययन होता है। किसमें? अनुधैर्य में एक समूह का बार बार अध्ययन। दूसरी है अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि को हम क्या कहेंगे? समकालीन विधि, क्षैतिज विधि कहेंगे। इसमें क्या होता है? समूह विभिन्न होते हैं लेकिन समय एक होता है, एक समय में अध्ययन किया जाता है। अनुक्रमिक डिजाइन विधि दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप। ठीक है, तो यहां हम ए पर जाएंगे। दोनों में सेम बात कही जा रही है। ए और आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है बेटा, क्योंकि देखो अनुप्रस्थ विधि में विभिन्न समूह का एक साथ यानी एक ही समय में अध्ययन होता है, इससे समय की बचत होती है। एक ही बात कही जा रही है, इसलिए 1 पर जाएंगे। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय या कहे तो क्रांतिक अवधि। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय या क्रांतिक अवधि कौन सी है? बताइए। मध्य बचपन, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन या जन्म पूर्व का समय? जवाब तो यस, जवाब दे दीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस बेटा, सी, वेरी गुड। प्रारंभिक बचपन जो सामान्यतया माना जाता है 3 से 6 वर्ष।
खिलौनों की आयु भी यही है, प्री स्कूल एज भी यही है, 3 से 6 वर्ष में भाषा सीखने में बहुत जबरदस्त क्या रहती है, तीव्रता पाई जाती है, संवेदनशील समय से माना गया है। जो नॉम चॉम्स्की ने LAD की बात बताई है, किसकी, LAD की बात बताई है, वो भी उसकी भी तीव्रता सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होती है, प्रारंभिक बचपन का समय। क्लियर। चलो, ADHD में ध्यान की समस्या होती है, सही बात। ADHD अटेंशन डेफिसिट, ध्यान की क्या पाई जाती, कमी पाई जाती। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता पाई जाती है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यस, इसमें अति सक्रियता, आवेगशीलता भी पाई जाती है। कौन सा, ADHD। ठीक है, ये जो ADHD है ना, ये क्या है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ये विकार है। ठीक है, इसमें मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है ADHD में। तो ADHD में इसमें बच्चा अवधान नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा अति सक्रिय रहता है। ठीक है, पूरी बात नहीं सुनेगा, जवाब देगा, अवधान फोकस पूरा होता नहीं है, जल्दबाजी करता है, हर एक बात में बैठे बैठे पैर हिलाता है, एक जगह टिक करके वो नहीं बैठ सकता है। तो दोनों में सेम बात कही जा रही है। आंसर आएगा नंबर 1, A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या है। ठीक है बात। आज जो क्लास चल रही है, ठीक है, आज जो क्लास चल रही है, ये टॉपिक थे आज के बेटा शिक्षा मनोविज्ञान व समग्र विकास। शिक्षा मनोविज्ञान समग्र विकास, आगे पूरी तरह से रेडी हो जाना अधिगम व अभिप्रेरणा 2 टॉपिक के लिए। और ये 2 टॉपिक में रविवार को लेकर आ रही हूं 28 जून को। ठीक है, 28 जून को हम क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम व अभिप्रेरणा को बहुत अच्छे से आप कर लेना। 1 जुलाई बुधवार को व्यक्तित्व समायोजन व बुद्धि, व्यक्तित्व समायोजन और बुद्धि 3 टॉपिक कब होंगे, बुधवार को। और 4 जुलाई शनिवार को सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता में सभी प्रकार के बालक लेकर आऊंगी। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, बाल अपराधी, वंचित व अलाभान्वित बालक, सृजनशील बालक, अधिगम निर्योग्य बालक, सब हम यहां पढ़ेंगे। तो सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, समावेशी शिक्षा, 21वीं सदी के कौशल, ये सारी चीज, सारे टॉपिक कवर होने के बाद एक महा मैराथन क्लास होगी। ठीक है, महा मैराथन क्लास होगी 8 जुलाई को। ठीक है, महा मैराथन क्लास 8 जुलाई को होगी। 8 जुलाई को वेडनेसडे है, बुधवार है, तो तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। तो आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया है, शिक्षा मनोविज्ञान और समग्र विकास। इन टॉपिक पर से कोई आपको डाउट है या आपका कोई प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट में लिख करके भेज दें। ठीक है, कमेंट में लिख करके भेज दें, तो मैं उनको भी ले लूंगी या उनका अलग से एक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगी। तो इन 2 टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान समग्र विकास पर से कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन रह रहा है या कोई टॉपिक पर से क्वेश्चन रह रहा है आपका, तो वो आप कमेंट में जरूर लिख करके दे देना। क्लियर। ये जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, इन क्वेश्चंस की PDF आपको कल के बाद मतलब परसों तक मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी, VJ एजुकेशन एप्लीकेशन पर। ठीक है, VJ एजुकेशन नाम तो पता ही होगा ना आपको बेटा, VJ, हाँ VJ। ठीक है, VJ एजुकेशन एप्लीकेशन का नाम है, इस पर आपको PDF मिल जाएगी। तो तैयार रहिए, आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करती हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा। यस, हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक को समझो बेटा। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, सीधे से सीधा प्रश्न उठाकर दे दिया जाता है, जटिल से जटिल दे दिया जाता है, सामान्य प्रश्न दे दिया जाता है। आप तो कॉन्सेप्ट को घोट करके पी जाओ कि कहीं से भी कोई क्लास, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब कुछ। जीन पियाजे क्लियर होना चाहिए, वाइगोट्स क्लियर होना चाहिए, कोहलबर्ग ने क्या कहा ये बात क्लियर होनी चाहिए, नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने क्या कहा, इरिक्सन ने क्या कहा, किसने कितनी अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी बताई, काल क्या है, ये सारी बातें। क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन, एक नंबर के लिए हमें फाइट करना होता है, एक नंबर के लिए फाइट करना होता है। 1 नंबर हमें आगे ले जा सकता है, 1 नंबर हमें पीछे धकेल देता है, इसलिए एक नंबर के लिए लड़ना होता है। इसलिए तैयारी भी एक क्वेश्चन के लिए करनी होती है बेटा।
ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक को छोड़ सकते हैं हम इनमें से, बताइए आप। ये सारे टॉपिक आपके सामने, हम इनमें से कौन से टॉपिक को छोड़े बेटा? किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। टॉपिक छोड़ने का मतलब समझते हो आप? टॉपिक छोड़ने का मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन छोड़ देना। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने हैं आपको। अच्छा, लाइब्रेरी से पढ़ रहे हैं आप, लाइब्रेरी में हो बेटा, हाँ पीटीआई के लिए भी कोर्स मिल जाएगा बेटा। जो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये रहे नंबर, देखिए 9587305306। ठीक है, इन नंबर पे आप कॉल करके आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ हो जाएगा। जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। लाइव बैच भी एप्लीकेशन पर चल रहा है, लाइव बैच जो कंप्लीट होने जा रहा है वो भी आप ले सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। डेट्स आपके सामने हैं, इन डेट्स को लॉक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो अब इजाजत। अच्छे से पढ़िए, मानसिक स्वास्थ्य